एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्स को। सही है। तो इससे पहली वाली वीडियो में जो मैंने रखी थी आप लोगों के लिए, व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज दैट आई टोल्ड यू कि हम एटीपी सिंथेसिस को देखने वाले हैं आज, एंड unfortunately that video ended up being more than 20 minutes long, and if I had gone further with this video, oxidative actual में बहुत ज़्यादा important है, तो I wanted you guys to come here with a fresh mind. अगर तुम लोग उसको आधा थक के खट्टे तो oxidative नहीं होता, because ये जो तुम्हारा टॉपिक है ना ऑक्सीडेटिव का, एनर्जी एंड रेस्पिरेशन का जब भी CI में सवाल आता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस. और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड P5 का तो बहुत आता है, तो वो तो खैर वो तो आसान है. मुश्किल चीज़ें अभी आनी है, तो अगर ये आपकी पेपर में आ गया देन आपकी किस्मत छा गई समझ लो. सही है, मतलब वाओ, मिरेकल्स. बिकॉज ये 6-7 मार्क का आराम से आता है, एंड ये 6-7 मार्क गेन करना बहुत पीस ऑफ केक है. You basically need to know what the examiner wants. बहुत obvious 6 पॉइंट्स एकदम मिल जाएंगे आपको, बट फॉर दैट you need to learn all of this. सही है. बायो में मसला कहाँ आता है, बच्चों को बहुत सारी मेमोराइजेशन की ज़रूरत होती है. Your रट्टा skills need to be really strong, and the whole reason why I am here is so that I can help you with that, right? Because मुझे हमेशा से बायो बहुत अच्छा लगता है, and I just want कि I am able to convey some of my knowledge to you. Okay? तो let's begin. Before I get into the complexity of this, let's start with the basics. सही है. हम लोग बच्चों की तरह देखने वाले हैं, कोई डरने की बात नहीं है. कोई भी मसला होगा मैं यहीं हूँ. सही है. अच्छा, ये हम लोग देखते हैं बेटा, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. सही है. पहले हम बिल्कुल बेसिक देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. सही है. इतना नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या हो रहा था, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया. कुछ तो बात होगी ना इसमें भाई. हम तो बोलते आए हैं भाई एनर्जी सेंटर ऑफ सेल एंड ऑल दैट. कैसे बना एनर्जी सेंटर ऑफ सेल, राइट? क्यों इसका सबसे इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट स्केल है व्हेन इट कम्स टू सेल्स, राइट? चलो देखते हैं. पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कौन से. स्ट्रक्चर तो खैर ये खुद है, देखते हैं इसके पार्ट्स कौन से. सही है. इसमें है डबल लेयर, हमारी डबल लेयर एज एन डबल मेम्ब्रेन है. इसकी पहली वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं, जाहिर सी बात है, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आई वुड सजेस्ट आप पूरा नाम लिखें. एंड इन वाली को कहते हैं, जाहिर सी बात है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब जाहिर सी बात है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक स्पेस है, ये वाला स्पेस. इसका भी कोई नाम होगा. नाम है, क्या है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. यहाँ तुम्हें आसानी से सीख लोगे ना, तुम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आराम से समझ जाओगे, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. उसको चलो खैर, उसकी टेंशन नहीं लेते. अच्छा, खुद देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्चुअल में इस चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया की अडेप्टेशंस का पूरा अलग सेक्शन है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी विद लिपिड्स की इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट. तो अभी देखते हैं कि भाई ये क्या है, लंबा सा लंप टाइप्स. इसको हम कहते हैं क्रिस्टा. सिंगुलर इस क्रिस्टा, प्लूरल इसका होता है क्रिस्टी. आप बुक्स में या नोट्स में लिखोगे क्रिस्टी. मैंने क्रिस्टा इसलिए लिखा बिकॉज मैं सिर्फ एक पे पॉइंट कर रही हूँ. अगर मैं ऐसा करती कुछ, लेट्स से मैं अगर कुछ ऐसा करूँ, राइट, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज क्रिस्टी. ठीक है. तो आपको ये लिखना, तो आप लिखते. चलो, और इसके मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी ग्राउंड सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या? मैट्रिक्स. वो भाई वो वाला फिल्म वाला मैट्रिक्स नहीं, बट मैट्रिक्स इज़ लाइक, मैं आपको पहले भी समझाई थी, चलो वहाँ पे समझा देती हूँ. फॉर एग्जांपल, हमारी जो ओवरऑल सेल होती है उसकी ग्राउंड सब्सटेंस को कहते हैं साइटोप्लाज्म. उसके अंदर सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल की प्रोसेसेस वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो उसके अंदर हो रही होती हैं, राइट? साइटोप्लाज्म के बगैर सेल कुछ भी नहीं है. मतलब सेल क्या है, जिंदा ही नहीं रह सकता, बिकॉज सारा का सारा पानी उसमें है ना. एंड एनीथिंग नीड्स वाटर टू सर्वाइव, राइट? वेल, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. तो अगर हम इसका देखें तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड सब्सटेंस भाई वो तो होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है. किसी भी ऑर्गेनल का ग्राउंड सब्सटेंस होना चाहिए. अगर ऑर्गेनल के अंदर कोई स्पेस है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसको फिल करेगा. इट कैन नॉट बी जस्ट वैक्यूम इन देयर, राइट? तो उसका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया के ग्राउंड सब्सटेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स. आपने अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म लिख दिया तो गए मार्क्स आपके. एक और बात को ज़रा गौर से देखना, मैंने जब लेबल्स किए हैं तो मैंने इधर कहीं पर भी एरोहेड्स नहीं बनाए हैं. मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता रही हूँ. CI में, अगर आप CI का पेपर दे रहे हो तो CI में एरोहेड्स आर
नॉट अलाउड इन अ बायो एग्ज़ाम। अगर आपने सही लेबल क्यों नहीं किया हो, आपने एरो हेड बना दिया, आपके मार्क्स गए। 1 ही मार्क का आता है, वो आपका 1 मार्क गया। एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन वहीं गया। एंड यू डू नॉट वॉन्ट दैट, यू वॉन्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर एज मच एज यू वॉन्ट कि भाई आप देख लें स्टूपिड मिस्टेक हुई है मुझसे, मुझे पता है, बट नहीं यार देखो मैंने पूरा पेपर अच्छा किया। तो हो सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दयालु निकला, हो सकता है आपका मार्क वहाँ बच जाए। एंड आपको भाई पूरा पेपर इतना इंप्रेसिव सा करना है कि एग्जामिनर बोले यार दे दूँ मार्क, राइट। उसको आप इस तरीके से कर दो कि ना वो आपको मार्क देने पर मजबूर हो जाए, आप उसको चांस नहीं दो मार्क काटने का अपना, राइट। बिकॉज बायो में फुल मार्क्स लाना इज़ ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल आई वुड से, बट आई डिड नॉट से इट इज़ इम्पॉसिबल, आई सेड नियर इम्पॉसिबल, राइट। तो कोई बच्चा करना चाहे तो वो मे भी कर सकता है, सही है। मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना किसी के बारे में फुल मार्क्स आए हों, बट लोग ऐसे हैं जो 90+ हिट करते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ दोज पीपल, सो व्हाई नॉट। चलो खैर, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल बेसिक तो बता दिया। देखते हैं अभी हमारा जादू एक्चुअली होता है इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। दिस रेड डॉट्स यू कैन सी राइट हियर, दीज आर कॉल्ड योर ETC। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन, तो मैंने आपको वहाँ कहा था कि वहाँ पर ETC नहीं होता। तो मैंने आपसे कहा था कि ये मैं आपको समझाऊंगी ऑक्सीडेटिव में, एंड ऑक्सीडेटिव आ गया। सो हियर वी आर। ETC इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होता क्या है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आता है, एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इस चेन पर जंप करता है। वो क्यों जंप करता है? वो इसलिए जंप करता है बिकॉज यहाँ पर है हमारा हाफ O2 यानी ऑक्सीजन का एक एटम, राइट। तो ऑक्सीजन का एक एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट हो जाता है हमारा ऑक्सीजन की तरफ, हैंस हमारा इलेक्ट्रॉन खींचा चला आता है इस ETC पर जब तक वो यहाँ ना पहुँच जाए। चलो भाई उसकी पूरी कहानी बाद में सुनाती हूँ। ये हमारा जो मशरूम टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टॉक्ड पार्टिकल। मैंने 80% इसको लिखा है, फिर मैं बताती हूँ। ये है हमारा स्टॉक पार्टिकल। स्टॉक पार्टिकल को अगर मैं इधर बना के दिखाऊँ आपको, तो इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। इसका जो ये वाला मशरूम हेड है ना, ये एक्चुअल में एक एंजाइम है कॉल्ड ATP सिंथेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे लेबल किया हुआ था ये। चलो खैर वापस देखते हैं। हमारे जो रेड डॉट्स हैं वो क्या है? वो है हमारा ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये है हाफ O2 जिसकी मदद से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ये है हमारा स्टॉक पार्टिकल जिसके ऊपर है हमारी मेन चीज़ क्या? ATP सिंथेस। चलो लेट्स स्टार्ट। होता क्या है, आपको याद होगा कि हमारे हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स कौन थे? NAD एंड FAD, राइट। तो होता क्या है, NAD एंड FAD मासूम से आते हैं हमारे पास इधर, सही है। NAD और FAD अगर तब हाइड्रोजन छोड़ जाते हैं तो इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन आया भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। होता क्या है कि जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, फॉर सम रीज़न इट इमीडिएटली ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। सही है। क्या हुआ? वापस हाइड्रोजन NAD FAD ने लाया। देखो आपको बताना पड़ेगा, रिड्यूस्ड NAD एंड रिड्यूस्ड FAD इधर आते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं एंड वो बन जाते हैं NAD एंड FAD, राइट। एंड वो चले जाते हैं वापस। अब ये जो हाइड्रोजन है इट स्प्लिट्स टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ये देखो, ये रहा हमारा ETC, सही है। ये रहा हमारा हाफ O2 लेट्स से, एंड ये रहा हमारा स्टॉक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा यहाँ पर, प्रोटॉन हमारा जाएगा मैट्रिक्स में। प्रोटॉन फिलहाल मैट्रिक्स में ही रहेगा, सही है। होगा क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा फ्रॉम वन टू अनदर जब तक वो हमारे ऑक्सीजन तक ना पहुंच जाता। ऑक्सीजन के लिए हम दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करेंगे इन दिस केस। एक है इट इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ETC। अगर आपने ये दो सेंटेंसेस नहीं लिखे आपके मार्क्स जाएंगे। एग्जामिनर वांट्स कि भाई आपको पता हो कि ऑक्सीजन का वहाँ रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या, जैसे ही आप हाफ O2 का नाम मेंशन करेंगे आपको क्या बोलना है भाई? हाफ O2 विच इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ ETC। लेट्स गो अगेन। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि ओके भाई,
रिड्यूस्ड NAD आता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, वहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू बिकम NAD, एंड वो क्या करता है, वो अपना हाइड्रोजन को छोड़ देता है. दिस हाइड्रोजन विल स्प्लिट, मार्क माई वर्ड्स, ओके, आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ, विल स्प्लिट इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन. The electron moves towards the inner mitochondrial membrane towards the electron transport chain, ब्रैकेट में लिख देना ETC, सही है. Whereas the proton stays in the matrix. Then what's gonna happen? The electron jumps from one electron carrier protein, एक singular को electron carrier protein कहते हैं, to another till it reaches half O2, which is the final acceptor of electrons and the driving force of the ETC. आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक बार लिख दिया, उसको ब्रैकेट में ETC लिख देना. उसके बाद आई मोस्ट लाइकली आई एम गोना टेल यू कि आप ETC लिख सकते हो. मैंने तो पेपर में लिखा है पूरा, बट आई वुड सजेस्ट आपको लिखना तो लिख दो, टाइम ना मिले तो लिख देना शॉर्ट फॉर्म, क्या फर्क पड़ता है अभी, सही है. अब देखो क्या होगा. ये तो मैंने आपको आधी से भी आधी कहानी बताई है, सही है. अब देखो क्या होगा. हमारा जो ये है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन किस तरीके से अरेंज है आपको बताती हूँ. ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कुछ ऐसा है. ये जो हाइट है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल्स. एक्चुअल में ये हाइट पे नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई पहले वाले का एनर्जी लेवल मिनिमम है, दूसरे वाले का उससे ज़्यादा, तीसरे वाले का उससे ज़्यादा. तो जाहिर सी बात है जब हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो कोई ना कोई एनर्जी होगी जो वो रिलीज़ करेगा, राइट. अब ये जो एनर्जी वो रिलीज़ करेगा उसकी मदद से क्या करेंगे हम, देखो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन टू अनदर टिल इट रीचेस half O2. Half O2 is the final acceptor of electrons and the driving force of the ETC. As electron jumps from one electron carrier protein to another, which is at a higher energy level compared to the previous one, it ends up releasing some energy. ये एनर्जी का क्या काम हुआ. This energy, गौर से सुनना, this energy is used to pump the proton from the matrix to the intermembranous space. ये आपको मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको एग्जाम में वैसे का वैसा ही लिखना है, सही है. रट्टा है इसलिए मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये कुछ लंबे क्वेश्चंस होंगे ना, आपको इस तरीके से रट्टे मारने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, हम लोग साथ हैं, सही है. ओके, सो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने जब मूव किया फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर या फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन टू अनदर, एनर्जी रिलीज हुई, सही है. ये एनर्जी क्या यूज़ करने के लिए काम आई, इट वॉज यूज टू पम्प दिस प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. यहाँ पर कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, द वर्ड पम्प, सही है, द वर्ड मैट्रिक्स एंड द वर्ड इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. मैं इधर IMS लिख रही हूँ, आप पेपर में IMS नहीं लिख सकते, आपको पेपर में इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस लिखना ही होगा, सही है. अब देखो क्या होगा, ये हो गया. अब देखो आफ्टर सम पॉइंट, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे हाइड्रोजन्स आते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, तो बहुत सारे प्रोटॉन्स अंदर आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के, राइट. तो आफ्टर सम टाइम आई कैन से कि जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है उसके अंदर हमारे प्रोटॉन की सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन विल बी मच हायर कंपेयर्ड टू द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द मैट्रिक्स. अग्रीड. देखो यहाँ पर लेट्स से ये है मेरी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, सही है. ये रहा मेरा ETC, उधर बहुत कंजेस्टेड हो गया था इसलिए मैंने नहीं बनाया. ये रहा मेरा half O2, ये आ गया मेरा स्टॉक पार्टिकल, सही है. इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर जंप किया, वो यहाँ पहुँच गया. अब यहाँ क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है, तुम्हारे प्रोटॉन्स यहाँ आना शुरू हो गए. लेट्स से तुम्हारे पास इधर हैं 5 प्रोटॉन्स और वहाँ पर है मैट्रिक्स में तुम्हारे 2 प्रोटॉन्स, सही है. नेचुरली क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारी सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इंक्रीज, यहाँ पर तुम्हारी सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी डिक्रीज, राइट. आपको एग्जामिनर को कैसे बताना है, ठीक है. लेट्स गो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, सही है. द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन टू अनदर till it reaches half O2, which is the final acceptor of electrons and the driving force of ETC. उसके बाद क्या होगा, आपको उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि this electron jumping from one electron carrier protein to another releases some energy because one electron carrier protein is at a higher energy level compared to the previous one, सही है. उसके बाद क्या होगा, the energy released by this electron is used to pump protons from the matrix to the intermembranal space.
After a while, the solute concentration of the protons in the intermembranous space increases compared to the solute concentration of the protons in the matrix. I know बहुत लंबा आंसर होगा, बट जितना लंबा लिख सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर है. एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है आपको नहीं पता वो किस पॉइंट का मार्क देगा आपको. सही है. बायो में बच्चे कहाँ फंसते हैं, बच्चों को आता सब कुछ है, बच्चे लिखते नहीं हैं. होता क्या है, मार्किंग स्कीम है वो हर पॉइंट को करेक्ट नहीं करता. एक्चुअल में क्या होता है, आपने भले बिल्कुल सही लिखा हो, दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई नो, आपने भले ही बिल्कुल सब कुछ सही लिखा हो, ही विल नॉट मार्क यू राइट अगर आपके पॉइंट्स मार्किंग स्कीम में नहीं लिखे हो, इवन दो व्हाट यू रिटन इज कम्प्लीटली करेक्ट. अगर वो पॉइंट्स मार्किंग स्कीम में नहीं है, आपको उसके मार्क्स नहीं देगा वो. सही है. तो बहुत सोच समझ के लिखना है, जितना लिख सकते हो उतना लिखो. 4-4 मार्क के लिए लोग इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख के आते हैं यार, मतलब लिखना पड़ता है इधर. सही है. अच्छा, अब देखो क्या होगा. जाहिर सी बात है, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इधर की इंक्रीज़ हो गई है, इधर की डिक्रीज़ हो गई है, तो हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा. यहाँ काम आता है हमारा स्टॉक पार्टिकल. आपको याद है एक प्रोसेस जिसका नाम मैंने कुछ इस तरीके से कहा था, केमी ऑस्मोसिस. आपका था जब मैं SLR की बात करी थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे केमी ऑस्मोसिस भी नहीं होता, बट मैं वो भी आपको इस वक्त समझाऊँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. केमी ऑस्मोसिस को तोड़े तो इट्स लाइक केमिकल ऑस्मोसिस. इसमें एक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता. बेसिकली द प्रोसेस बाय विच दीज प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू द मैट्रिक्स को समझ लो केमी ऑस्मोसिस है. फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई डिटेल आपको नहीं पता करनी. सही है. अच्छा, होगा क्या, स्टॉक पार्टिकल के थ्रू ये आपके प्रोटॉन्स जाएंगे वापस मैट्रिक्स में, स्टॉक पार्टिकल इनको वापस पंप कर देगा वाया द प्रोसेस ऑफ केमी ऑस्मोसिस. ये बताना बहुत ज़रूरी है. बता दिया आपने कि सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो गई, वहाँ डिक्रीज होगी. अब बताओगे द प्रोटॉन्स आर पम्प्ड बैक फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू द मैट्रिक्स वाया स्टॉक पार्टिकल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ केमी ऑस्मोसिस. फुल स्टॉप. बस. सही है. अब आपको पता करना है कि जब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, देखो मुझे एट द एंड ऑफ इट ऑल क्या बनाना है, मुझे तो ATP बनाना है ना. दैट्स द होल रीज़न वाई मैं ऑक्सीडेटिव करवा रही हूँ, बिकॉज उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ATP बनती है. 28 नेट ATP प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. सही है. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 28 नेट ATP प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑब्वियसली मेहनत तो चाहिए होगी. तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है इसके पीछे. राइट. अब देखो क्या होगा, बहुत मज़े की चीज़ है. जब क्या होगा, आपके प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ हम लोग स्टॉक पार्टिकल के थ्रू लेके जाएंगे ना, वाया द प्रोसेस ऑफ केमी ऑस्मोसिस एंड ऑल. ऑब्वियसली इस प्रोसेस में बहुत मज़े की चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भाई यहाँ क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कोई जानने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है. शॉर्ट फॉर EPE. आई वुड सजेस्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, ब्रैकेट में EPE लिख दो. पेपर में कहीं भी और लिखना हो ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जगह तुम EPE लिख देना, वो मार्क नहीं कर पाएगा उस वक्त. सही है. अनलेस पेपर में अलाउड ना हो, बट इट्स ओके, लिख सकते हो. सही है. अब देखो क्या होगा. अच्छा, आई फॉरगॉट टू से, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन पूरा लिखना पड़ेगा, SC पेपर में नहीं चलेगा. सही है. अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी बन रही है अभी. सही है. एज योर प्रोटॉन्स आर गोइंग अप लाइक दिस, योर EPE इज बीइंग फॉर्म्ड. दिस EPE what it does, आपने यहाँ देखा, मैंने कहा था ना कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इट इज़ ATP सिंथेस. दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली एक्टिवेट्स ATP सिंथेस. सही है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका जो EPE है, EPE इज़ यूज टू एक्टिवेट योर ATP सिंथेस. उसके बाद क्या होगा, ATP सिंथेस स्टार्ट्स कपलिंग अप ADP एंड PI टू फॉर्म ATP. लो बन गया आपका ATP. चलो लेट्स गो वंस मोर कि भाई CI में किस तरीके से लिखना है. सही है. मार्क माई वर्ड्स. ओके. सो योर reduced NAD travels to the mitochondria where it releases its hydrogen and becomes NAD. NAD now leaves the mitochondria. The hydrogen enters the matrix of the mitochondria where it splits to form an electron and a proton. The electron travels to the electron transport chain and the proton remains in the matrix. The electron jumps from one electron carrier protein to another. Each electron carrier protein is at a higher energy level compared to the previous protein. The electron eventually reaches the half O2 present at the end of the electron transport chain or ETC. This half O2 acts as the final acceptor of electrons and the driving force of ETC.
उसके बाद क्या लिखना है आपको, द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन टू अनदर causes the proton to be pumped from the matrix of the mitochondria to the intermembranous space. After a while, the solute concentration of protons in the intermembranous space increases compared to the solute concentration of the protons in the matrix of the mitochondria. At this point, the protons are going to be pumped back to the matrix of the mitochondria via the stocked particle using the process of chemiosmosis. Full stop. उसके बाद आपको क्या लिखना है, the pumping of protons या the traveling of protons through the stock particle releases electrical potential energy or EPE. This in turn activates ATP synthase which starts coupling up ADP and PI to form ATP. Full stop. अगर आपके पास जगह है, देखो 6 मार्क का आंसर इतना लिख देना. अगर वो ज़्यादा मार्क दे रहा है, लेट्स से 8-9 मार्क का पूछ रहा है आपको, तो आपको एक और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा. मुखिया, हमें पता है कि हमारे हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, NAD एंड FAD, राइट. आपको मैं बता देती हूँ, 1 NAD, ये मैंने लिखा हुआ भी है नोट्स में, मैं आपको फिर भी बता दूँ. देखो, गिव्स 2.5 ATP, ठीक है. 1 FAD गिव्स 1.5 ATP. अगर आपको याद हो तो हमारे पास टोटल 10 रिड्यूस्ड NADs बनते हैं, राइट. तो 2.5, I gave you the answer guys, times 10 gives us 25 and 1.5 times हमारे पास टोटल कितने थे reduced FAD, 2 reduced FAD बनते थे, 2 gives us 3. 25 plus 3 करो कितना होता है, 28. That's how you get 28 net ATP formed in oxidative phosphorylation. अगर जगह हो तो लिख देना, अगर टाइम भी हो तो भी लिख देना गाइस. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायो पेपर. बच्चों को आता सब कुछ है. कहाँ बच्चे मार्क्स लूज़ करते हैं, या तो इस बात पे जो मैंने आपको बताया, बच्चे आधे अधूरे पॉइंट्स लिख के आते हैं, या तो टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है. बिकॉज आई हैव सीन एब्सोल्यूट जीनियसेस ऑफ बायो लूज देयर मार्क्स बिकॉज टाइम नहीं था एंड दे मिस्ड रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड आई हैव सीन पीपल मिस लाइक पूरे के पूरे क्वेश्चंस, लाइक बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में, मल्टीपल पेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये पूरे पूरे क्वेश्चंस लोगों के रह जाते हैं बिकॉज राइटिंग स्पीड का मसला होता है, टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है. गाइस, बायो में टाइम मैनेजमेंट की मार नहीं खा सकते. बायो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बट बच्चों को नफरत क्यों आने लगती है बायो से, बिकॉज लिखना इतना ज़्यादा होता है, टाइम नहीं होता. मेरा खुद का पेपर 2 मिनट पहले ख़त्म हुआ है बायो का, है ना. मैं प्रिटी फास्ट राइटर, सही है. आई हैव सीन लिटरली मतलब वो लोग होते हैं ना, मतलब दिल से दुआ होती है कि भाई उनको A स्टार मिल जाए. उन लोगों का मार्क कहाँ जाता है बिकॉज उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है. आई हैव बिन ए TA एंड आई हैव सीन लिटरल जीनियसेस. मतलब लोग आते थे, उनको आता है सब कुछ, कहाँ फंसते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है. ये बायो में ना आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा करो. बिकॉज गाइज देयर इज़ नो यूज़. सब कुछ आता है, टाइम नहीं है, कैसे लिखोगे यार. कुछ ना कुछ सोचो, टाइम अलॉटमेंट करो. व्हेन योर CIs आर क्लोज आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल टेल यू मैं कैसे करती थी. फिलहाल इस पर टेंशन नहीं दो, फिलहाल आप लोग भाई कंटेंट याद कर लो, सही है. चलो खैर, यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ऑक्सीडेटिव. इट वॉज लॉन्ग, दिस हैज़ क्रॉस्ड द टाइम ऑफ द प्रीवियस वीडियो. खैर, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, सही है. मैंने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के लिखा है. अच्छा, मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था विच इज़ दिस, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ ETC, जो मैंने अभी लिख दिया है. उसको मैं आपको ये सब सेंड कर दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही. हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस सब के नोट्स अटैच कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो, सही है. एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं. हाइड्रोजन अराइव्स एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थैंक्स टू NAD एंड FAD. इसका आई वुड सजेस्ट कि मेक इट बेहतर. यू कैन से यार एक्चुअल में लिखो इसको, मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड. आपको लिखना पड़ेगा इधर कि आपका जो रिड्यूस्ड NAD होता है, सही है, व्हाट इट डज, रिलीजेज हाइड्रोजन टू फॉर्म NAD. हाइड्रोजन enters matrix of mitochondria. Apologies for the handwriting. And NAD leaves. सही है, फिलहाल इतना कर लो. It splits to form an electron and a proton. अच्छा, keep in mind CI में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरा लिखोगे.
यार कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप नहीं लिखो ऐसा एंड पूरा लिख दो, बिकॉज कितनी देर लगती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखने में, राइट। CI में ऐसी गड़बड़ नहीं करना, CI में लिस्ट नहीं लेना है, सही है। ये जो लिस्ट लेना था टेस्ट में ले लो, CI में लिस्ट कत्ते नहीं लेना है, सही है। अच्छा, कुछ लोग इनफैक्ट कहते हैं कि लिख दो, सम टीचर्स विल टेल यू कि बुलेट पॉइंट्स में जवाब लिखो। आई हैव नेवर रिटन एन आंसर इन बुलेट पॉइंट्स अनलेस माई टीचर स्पेसिफिकली आस्क्ड मी टू। एंड बायो के लिए तो हम लोग को कहा गया है, बायो में यार एक्चुअल में ना एग्जामिनर्स खुद प्रेफर करते हैं कि तुम पैराग्राफ में लिखो, बिकॉज एक इंप्रेसिव फैक्टर आता है एग्जामिनर के सामने ना, कि बच्चों को आता है, बच्चों से टाइम मैनेजमेंट होती है। बट अनलेस योर टीचर टेल्स यू कि बुलेट पॉइंट में लिखो तो बुलेट पॉइंट में लिख दो, कोई ऐसा बड़ा वो मसला नहीं है। बट मैंने तो पैराग्राफ में ही लिखा था एंड मेरे टीचर्स ने भी मुझे हमेशा सजेस्ट किया है कि आप पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखो, सही है। तो दिस इज़ जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, सही है। मैं इधर वो प्रॉपर नोट फॉर्म जो मैंने सब डिटेक्ट किया है मैं वो भी लिख दूंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। The electron goes to ETC and the proton goes to the mitochondrial matrix and NAD leaves. चलो वो तो मैंने लिख दिया था, good scenes. The electron jumps from one electron carrier to another. This action reduces energy. See, I have written this in very simple words ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअल मैं आपको लिख दूंगी, डोंट वरी, जब मैं आपको नोट्स आपको जो अटैच करूँगी ना उसके अंदर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं सब लिख के दे दूँगी, डोंट वरी। The electron moves along the ETC because it is attracted to the half O2 present at the end of the ETC. इसके बाद आपको ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जो half O2 है, it is the final acceptor of electrons and the driving force of the ETC. सही है, ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The energy released by the electron is used to pump protons from the matrix to the intermembranous space. Solid concentration in the intermembranous space increases, so the protons are pumped back to the matrix via Stokes particle via chemiosmosis. This movement of protons causes electrical potential energy to be produced. This energy activates ATP synthase. ATP synthase couples up ADP and PI to form ATP. ठीक है, फिर मैंने आपको कैलकुलेशन तक बता दी है। ये कैलकुलेशन आई वुड सजेस्ट याद कर लो। मेरे पेपर में तो नहीं आई थी, बट हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। आई वुड सजेस्ट भाई, जगह है, टाइम है, लिख दो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फारिग बैठे होते हो ना पेपर ख़त्म करने के बाद, लाइक लेट्स से आपने सब कुछ बेसिक ऑब्वियस पॉइंट्स लिख दिए हैं, टाइम बचा है, गो बैक एंड राइट दिस थिंग डाउन एज वेल, राइट। यू नेवर नो विच पॉइंट इम्प्रेसेस द एग्जामिनर, राइट। यू डू नॉट नो व्हाट हिज ब्रेन इज थिंकिंग राइट एट दैट पॉइंट। तो इट्स ओनली बेटर टू राइट एज मच एज यू कैन। मेरी टीचर ने मुझे हमेशा कहा है कि बेटा पहले फर्स्ट पॉइंट्स यू राइट आर द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट्स। मेरी गड़बड़ कहाँ होती थी बायो में, मैं डिफ़िकल्ट पॉइंट्स पहले लिख देती थी, जो ये नहीं करो गाइज, पहले नहीं करो ये। आपको पहले सबसे ज़्यादा ऑब्वियस पॉइंट्स लिखने हैं, जो मतलब जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया पहले वही पॉइंट्स लिखने वाली है, आप वही पॉइंट्स लिख दो, उसके ऑब्वियसली वो तो मैजिक सी में होंगे ही होंगे। एंड जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, या तो जो ऐसे पॉइंट्स जो हो सकता है हो, मे बी ना हो, उनको आप थोड़ा सा एंड में लिखो, ताकि शुरुआती पॉइंट्स को ना, इफ़ ही इज़ इम्प्रेस, ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको शुरुआत में मार्क्स मिल रहे तो वो वही मार्क्स देके आपको आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको एंड में मार्क्स मिल रहे तो हो सकता है गुस्से में आपको पूरे मार्क्स दे भी नहीं, राइट। अब हमें तो नहीं ना पता, बट आई डोंट थिंक दे विल डू दैट, ओके। बट येस, सो पहले लिख दो सारे के सारे ऑब्वियस पॉइंट्स, जो भी ऐसा लग रहा है ना वो यार शायद हो शायद ना हो, उसको थोड़ा सा एंड में लिखो ज़रूर, बट एंड में लिखो, ठीक है। दैट्स इट। एंड अगर कोई जगह फंसो तो मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूँगी। अगर ज़्यादा मसला हो रहा है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको वापस से सबको समझा दूँगी। डोंट वरी, अगर कोई ज़्यादा डिटेल्ड बात हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले ही समझा दूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं यही हूँ, सही है। जब भी कहीं पे भी फंसो, फील फ्री टू आस्क, ओके। एंड गुड बाय फॉर नाउ, गुड लक फॉर लाइफ, ओके। एंड A2 is tough, I know, but it's okay, you'll pull through it, okay. And yeah, like and subscribe if you want to, no pressure, and have a good day, bye.